Hello guys, welcome back on my YouTube channel that is Be Eco Perfect, and today in this video I am going to discuss about some basic concepts of national income. जैसा कि आप जानते हो इन माय प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस किया था और ये मेरी नेशनल इनकम से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है, ठीक है, पार्ट 4। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप जानते हो जो इन्वेस्टमेंट टर्म है, कॉन्सेप्ट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, आपको पता है जो होल इकोनॉमी है डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा पूरा जो नेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे ही बेसिकली डिपेंड करता है। अब आप कहोगे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली आई विल डिस्कस लेटर। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इन्वेस्टमेंट पे ही हमारी इकोनॉमी बेस्ड है। इस वर्ड में बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है इस वर्ड के अंदर। तो डेफिनेशन है हमारी, इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल से भी है। वैसे मैं स्टार्टिंग में बता दूं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक वर्ड होता है हमारा, ये भी कॉन्सेप्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों का मतलब एक ही बात है, रिमेंबर, इन दोनों का मतलब एक ही है। इन्वेस्टमेंट बोल दो या फिर कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो, बोथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं आर सेम, एक जैसे कॉन्सेप्ट है। देखिए, और ये इन्वेस्टमेंट को जो इसकी डेरिवेशन है, फॉर्मूला कह लो, बहुत सिंपल सा है, I इज इक्वल टू डेल्टा के। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, K स्टैंड्स फॉर कैपिटल, और डेल्टा का मतलब क्या हो गया? चेंज इन कैपिटल। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, ये बेसिकली कैपिटल क्या है। देखो, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच भी डिफरेंस किया था। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई अगर आप अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए कोई फाइनल गुड्स यूज करते हो, वो तो होती है कौन सी गुड? कंज्यूमर गुड। और अगर प्रोडक्शन के लिए कोई फाइनल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड यूज की जाती है, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। और ये भी बताया था कि भाई कैपिटल गुड्स के अंदर डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है, हाई वैल्यू की होती है, राइट। तो यहां पे स्टॉक ऑफ कैपिटल से मतलब है कैपिटल गुड्स और कैपिटल के स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कैपिटल में डेफिनेटली जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है ना, उसमें कैपिटल गुड्स तो आती ही आती है और कुछ और भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल, रिमेंबर, स्टॉक ऑफ कैपिटल यानी जो कैपिटल का स्टॉक है। अब कैपिटल क्या होती है वो आपको बता दी कि जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इक्विपमेंट्स में बहुत बड़ा मीनिंग है। इसमें प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, इसमें आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सब कुछ वो हमारा क्या है? कैपिटल। तो उसका जो स्टॉक है उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। स्टॉक भी नहीं, ऐसे नहीं कि स्टॉक क्या है, चेंज जो हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो चेंज होता है किसमें? कैपिटल के स्टॉक में जो चेंज होता है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास 10 मशीनरी थी। अभी एक मोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 10 मशीनरी थी एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के स्टार्टिंग में 10 मशीनरी थी, यानी ये हमारे पास क्या है? कैपिटल गुड्स थी स्टार्टिंग में। फिर हमने एट द एंड ऑफ ईयर देखा कि हमारे पास कितनी मशीन्स हैं? 15 मशीनरी है। क्या है? 15 मशीनरी है। तो चेंज कितनी मशीन से आया? हमने देखा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर 5 मशीन से टोटल में चेंज आया है। किससे आया है? 5 मशीन से टोटल मशीनरी में चेंज आया। तो बेसिकली जो 5 है ना, ये हमारी क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती कि पिछले 10 ईयर से लेके अब तक आपके पास कितनी कैपिटल है, उसके स्टॉक से नहीं है। इसका मतलब डेफिनेशन में लिखा है, इट रेफर्स टू चेंज इन व्हाट? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल से है, यानी जो कैपिटल गुड है उनके स्टॉक में कितना चेंज आया, उससे इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट।
और वो तो इसका अनदर नेम कैपिटल फॉर्मेशन है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं, बस एक बार माइंड में रख लो कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही टर्म है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, यानी जो भी हमारा स्टॉक है कैपिटल का उसमें जो चेंज आता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और इसमें, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि यार ये तो कैपिटल गुड्स होगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें तो हम और भी चीज यूज करते हैं, एग्जैक्टली करते हैं। तो इसका मतलब ये जब हम इस कैपिटल को ना क्लासिफाई करते हैं, या इन्वेस्टमेंट को बोलो आप एक तरीके से, इन्वेस्टमेंट बोल दो या कैपिटल, राइट। इसमें फर्क बस ये है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब तो चेंज है और कैपिटल का मतलब स्टॉक में उनका तो चेंज से मतलब है। तो बेसिकली ये ना टू टाइप्स का होता है, टाइप्स इन सेंस कि एक तो होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक क्या होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी उस चीज का आंसर आ जाएगा कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें तो हम मशीनरी भी यानी फिक्स्ड फैक्टर भी यूज करते हैं और वैसे भी करते हैं कुछ, तो दोनों ही कैपिटल का पार्ट है, स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर ही आते हैं वो दोनों चीज। देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे हमने अभी मशीनरी का एग्जांपल लिया, ये मशीनरी हुई, प्लांट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है, ये तो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर मशीन्स में नंबर ऑफ प्लांट्स में जितना भी चेंज आया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर तो उसको तो बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, इसका मतलब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है, बट सोल्ड नहीं हुई है। ऐसा कई बार हो जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग प्रोडक्शन हो गया बट सोल्ड नहीं हुई, तो फिनिश्ड गुड्स हमारा इसी का पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, और जो हमारी सेमी फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती हैं, जो अभी अधूरी हैं, जिनका अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, वो, और प्लस में रॉ मेटेरियल भी पड़ा कुछ, रॉ मेटेरियल, ये हमारा किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारी क्या कहलाती है, ओवरऑल एक कैपिटल है, यानी कैपिटल के अंदर दोनों ही चीजें आती हैं। वो फिक्स्ड कैपिटल भी मैंने बताया था, वो फिक्स्ड असेट्स हमारे फिक्स्ड कैपिटल, और इन्वेंट्री कैपिटल भी बोल सकते हैं, ये दोनों चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि पहले ही वर्ड में मैंने कहा था कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। इकोनॉमी कैसे बेस्ड है इन्वेस्टमेंट पे, देखो इकोनॉमी बेस्ड है प्रोडक्शन पे, और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का सीधा लिंक इन्वेस्टमेंट से है। जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारी किसको शो करता है, वो हमारी जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस बात की, प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उससे डायरेक्ट रिलेशन है इसका। कैसे, अब आपको इतना पता चल गया भाई, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल के इक्वल है। ये चीज जितनी ज्यादा होती है इकोनॉमी में, ठीक है, जितनी ज्यादा स्टॉक होगा इन चीजों का, प्लांट एंड मशीनरी का, जितने भी इक्विपमेंट प्रोडक्शन में काम आते हैं, उतना ही ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्रोडक्शन पे ही बेस्ड इकोनॉमी है, तो हो गया ना। इसका मतलब मैंने पहले ही कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है इसी पे इकोनॉमी बेस्ड है, राइट। थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में, इन दोनों ही चीजों की इंपॉर्टेंस है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की भी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की भी। आप कहोगे कि यार फिनिश्ड गुड्स तो हमने सोल्ड करने के लिए प्रोड्यूस किए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्टॉक में होना एक तरीके से, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेंज इन स्टॉक से मेरा मतलब क्या है, चेंज इन स्टॉक से मतलब है इन चीजों में चेंज। यहाँ तो हमने मशीनरी का एग्जांपल लिया था, अब हम ओवरऑल भी मैं बता सकता हूँ आपको। सपोज करो टोटल यूनिट्स हमारे पास 40 थी, 40 यूनिट्स थी, किसकी, कैपिटल की, सब कुछ है ना 40 में। इसमें जो फिक्स्ड मशीनरी वगैरह है, प्लांट एंड मशीनरी यानी फिक्स्ड असेट्स जो होती हैं वो भी हैं, प्लस में जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो भी है, फिनिश्ड गुड्स भी हैं, कुछ रॉ मटेरियल भी, सब कुछ मिला के ये था स्टार्टिंग में, जब ईयर का स्टार्टिंग थी,
एंड ऑफ द ईयर हमने देखा हमारे पास आज 65 यूनिट्स है टोटल स्टॉक में, तो कितना चेंज आया 15 का, ठीक है। तो बेसिकली 15 क्या है, 15 हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल। अब इस 15 में ये चीज है, इसका वो अलग अलग क्लासिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा भाई इसमें फिक्स्ड का ये है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज इतने से आया है, बाकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 10 यूनिट से, बट ओवरऑल जो चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में वो किससे है, 15 यूनिट से है। यहाँ पे यूनिट्स बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मशीन्स, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल कितनी यूनिट है वो सब कुछ मिला के मैंने यूनिट दे दिया नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। अब मैं यहाँ पे था कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन प्लांट एंड मशीनरी से होता है। तो जितनी प्लांट एंड मशीनरी होंगी आपके पास प्रोडक्शन के लिए, आपकी उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होगी, आप उतना ही प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंस समझ में आई इसकी कि इन्वेंट्री मतलब जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट किस में काम आती है, वो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें काम आती है। इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम दिखाई दे रही है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। देखो फिनिश्ड गुड्स का तो स्टॉक में चेंज इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये शो करता है कि आप कितनी सप्लाई कर पाओगे, जो प्रोड्यूसर है वो कितने लोगों की डिमांड को मीट कर पाएगा, कितने लोगों की डिमांड को इकोनॉमी में फुलफिल कर पाएगा। तो बेसिकली वो दिखाता है फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। इसमें हालांकि दो तरीके के स्टॉक होते हैं, एक डिजायर्ड और एक अनडिजायर्ड। डिजायर्ड तो वो है कि ठीक है भाई मैंने सोचा था इतना तो होना चाहिए ताकि हम लोगों की डिमांड को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फुलफिल कर दें। अनडिजायर्ड ये कि बहुत ज्यादा स्टॉक है, लोगों की डिमांड भी फुलफिल होगी फिर भी बच गया, उसको अनडिजायर्ड बोलते हैं। ज्यादा गहराई में चले जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब ये है सेमी फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मेटेरियल है या ओवरऑल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की ना मशीन्स एंड प्लांट, इन मशीन्स और प्लांट को रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट शोस कैपेसिटी टू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये दिखाता है कि रॉ मटेरियल की विदाउट इंटरप्शन की कोई इंटरप्शन नहीं है और सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो दोनों से ही होता है ना, तो इसलिए दोनों की ही इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ठीक है। तो समझ में आया हमें आज इन्वेस्टमेंट। तो अभी एक और बात क्लियर हो जाती है, प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसे कॉन्सेप्ट को हम फाइंड करते थे कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो है या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी किया था। तो अभी मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया, इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हमारा जो कैपिटल का स्टॉक है उसमें कितना चेंज आया, ड्यूरिंग वर्ड यूज किया। जो चीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग कैलकुलेट की जाती है, ड्यूरिंग मेजर की जाती है, वो कैसा हो गया, फ्लो बोलते हैं। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन सी हो जाती है इसमें, मतलब देख के तो ऐसे लगेगा इन्वेस्टमेंट को कि यार इन्वेस्टमेंट को हम तब मेजर करेंगे भाई क्या हुआ, तो देखने में लगता है जैसे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट बेसिकली ये क्या है, ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट है इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये हर बार देखा जाता है कि कितना चेंज आया हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर इस चैप्टर में और जो कुछ बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं आगे। चलो ये हो गया। फिर ये इन्वेस्टमेंट के ना इसके 2 टाइप्स हैं। ये तो बेसिकली कैपिटल को वैसे क्लासिफाई किया था फिक्स्ड और इन्वेंट्री में किसके अंदर क्या है। वैसे अगर जब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो 2 टाइप्स हैं इसके। एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, देखो आगे भी बहुत वर्ड आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है ग्रॉस और नेट। बेसिकली जहां भी ग्रॉस और नेट आए ना उसमें डिफरेंस होता है किसका, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है ग्रॉस कॉन्सेप्ट एंड नेट कॉन्सेप्ट में। डेप्रिसिएशन क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है पता होना चाहिए।
वैसे तो आपको पता है 11th में आपने डेप्रिसिएशन नेम से चैप्टर ही किया है, स्पेशली कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो बिल्कुल समझ में पता है आपको डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। बट और आज अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट में क्या डिफरेंस है? देखो, ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इसका मतलब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और अगर मैं ये कहूं भाई नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन कर दो तो कोई बात नहीं, ग्रॉस आ जाएगा, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। बट यहाँ से मजा नहीं आया भाई, ये तो रटने वाली बात होगी, कुछ डीप वाली बात नहीं है इसमें की गहराई क्या है कॉन्सेप्ट के अंदर। चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए इन्हीं एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। हमने देखा हमारी इन्वेस्टमेंट है 5, क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड मशीन के साथ, इनमें क्या डेप्रिसिएशन होगा? इन्वेंट्री में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता वैसे तो जनरली, बट फिर भी आप ये मान लो जी कोई गुड्स खराब ही हो जाए रखी रखी, ठीक है। जनरली जो माना जाता है वो ये है कि जो हमारी फिक्स्ड असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन। क्योंकि कोई हम प्लांट बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, आपको पता है धीरे धीरे रेन की वजह से, सनशाइन की वजह से और रीजन की वजह से वो पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मशीनरी है, रोजाना यूज करते हैं, रोजाना यूज में लेके आते हैं, तो भाई उसमें टूट फूट होती रहती है मशीनरी में, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये तो नहीं मशीनरी आपकी होल लाइफ चल जाएगी, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज भी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है इन्वॉल्व्स विद फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनसे इन्वॉल्व होता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए, हाँ हमने ये एग्जांपल लिया था इधर 5 मशीन्स का, कि टोटल 5 मशीन्स में चेंज आया, यानी न्यू 5 मशीन्स हमने इंस्टॉल की, अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर दिया, यानी ये। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो 5 मशीन आपने इन्वेस्ट की हैं, क्या कोई पुरानी तो रिप्लेस नहीं की, ठीक है, आई रिपीट, क्या कोई पुरानी मशीन तो रिप्लेस नहीं की? अगर पुरानी मशीन से रिप्लेसमेंट हुई है, यानी एक मशीन हटा दी दूसरी रख दी, ठीक है, तो फिर नेट इन्वेस्टमेंट ये कहां? नेट तो फिर कम होगी। कैसे? आप देखिए भाई 10 मशीन्स पहले थी, चलो यहीं से एग्जांपल समझते हैं। 10 मशीन्स पहले थी, मैं कह रहा हूं एक मशीन ऑब्सोलीट होगी, यानी पुरानी वाली 9 है, ठीक है, पुरानी वाली 9, इनकी जगह एक चलेगी इसमें 5 में से, तभी तो 10 होंगी। तो एक्चुअल में फिर क्या इन्वेस्टमेंट हुई देखें तो फिर 4 हुई, 4 मशीन है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये कि ओवरऑल जब हमने निकाली है भाई, ठीक है, 5 मशीन्स न्यू मशीन्स आई कुल मिला के, लास्ट ईयर स्टॉक था 10 का, अब हो गया स्टार्टिंग में मतलब 10 का स्टॉक था, अब स्टॉक है हमारे पास 15 का, तो टोटल चेंज 5, ये दो ग्रॉस। इसमें अगर ये पता चल जाए कि भाई पुरानी भी रिप्लेस की थी, एक तो पुरानी चेंज की थी, तब अगर नेट इन्वेस्टमेंट देखें तो फिर 4 है, यानी जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन होता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन का अनदर नेम मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम जो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी हमने कोई मशीन रिप्लेस की है न्यू से, तो नेट तो फिर हमारी क्या हुई? 4 हुई। एग्जैक्टली यही डिफरेंस है ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। क्योंकि टोटल तो भाई एक कम होगी, 15 है, 5 टोटल चेंज आया, बट इस टोटल में देखना पड़ेगा ना, अगर पुरानी से रिप्लेस की तो अब की बार नेट क्या है? नेट 4 है। अगर 2 रिप्लेस किए, 2 मशीन्स बिल्कुल आउटडेटेड हो गए, हटा दी हो, तो 3 नेट है, 5 ग्रॉस है। ये डिफरेंस है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, और डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है,
कि जो आपने रिप्लेस किया है, राइट। अब डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बीच बीच में आप कभी भी ले लिया करो स्क्रीनशॉट जब मैं इधर साइड होता हूं। उसके बाद फिर हम डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डेप्रिसिएशन है क्या, क्यों होता है, ठीक है। शैल आई रब दिस? देखिए अब डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन, पहली बात तो इसके नेम क्या क्या हो सकते हैं वो बताता हूं आपको, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इसके नेम क्या क्या हो सकते हैं, नेम मैंने आपको बताया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल देते हैं इसको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी बोल देते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्योंकि मैंने बताया था ना, हमारी जो फिक्स्ड नेचर की असेट्स होती ना, उनमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है। तो ये इसके नेम है डेप्रिसिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन्हीं टर्म्स के नेम हमें गिवन होंगे और डेप्रिसिएशन प्लस माइनस करना होता है, इसलिए आज इन टर्म्स को आप नोट कर लेना अच्छे से कि क्या क्या अनदर नेम है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, बेसिकली डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, expected obsolescence, ठीक है। और हाँ यही होता है, इनकी वजह से होता है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इन रीजंस की वजह से जब फिक्स असेट्स की वैल्यू में चेंज आ जाता है, जितना भी चेंज आता है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जितनी भी कम होती है, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम? डेप्रिसिएशन। अब आपके माइंड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि नॉर्मल वियर एंड टियर क्या है। नॉर्मल वियर एंड टियर है जब भाई हम सीधी सी बात है यूज करेंगे फिक्स्ड असेट्स को, तो यूज करने के साथ उनमें तोड़ फोड़ तो आती है। बिल्डिंग को यूज करेंगे, उसमें सफोकेशन भी होती है, कई बार इधर उधर गंदी भी हो जाती है, उस पर पेंट भी कराना होता है, ठीक है। और जो पेंट है वो झड़ने लगता है, आपने घरों में देखा होगा, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मशीन्स वगैरह को यूज करते हैं तो भी नॉर्मल उसमें टूट फूट आती है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब ही नॉर्मल उससे है, तोड़ फोड़ से, कि भाई जब यूज करेंगे तो उसमें कभी तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसकी वजह से अगर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू हुई है, ये रीजन है वैल्यू फॉल होने का फिक्स्ड असेट्स का। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसकी वैल्यू मार्केट में वैसे कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है जो मशीन हम लेके आए थे ये थोड़ी नहीं है वो ही रहेगी, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आप मशीन आज ही ले आओ, नहीं 2 दिन बाद ही अगर वो 10 लाख की है तो अपने आप ही 8 लाख से ज्यादा बिकेगी नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आते ही चाहे वैसे न्यू है, आपने यूज भी नहीं की है, तभी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये है पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ अपने आप उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये भी तो लॉस ही है, मार्केट वैल्यू कम हुई है आपकी फिक्स्ड असेट्स की। थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ प्रोड्यूसर को ये भी पता होता है कि भाई ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी कुछ ऐसी चीज है कि जिनकी वजह से आपकी जो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू वो कम हो जाएगी। इसमें क्या आता है, इसमें आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी।
अभी आपने बिजनेस किया नहीं है, नहीं हर बात को लेके चलता है एक प्रोड्यूसर। जब भी आप कभी कोई बिजनेस करोगे ना, स्पेशली जिसमें आप मशीन्स का यूज करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो ये पहले ही मान के चलते हैं यार ये थोड़ी यही टेक्निक रहेगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, चेंज हो जाएगी टेक्नोलॉजी तो मशीन हमारी क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कई बार टेक्नोलॉजी क्या उसमें चेंज आता, चेंज इन डिमांड ऑफ पैटर्न, मान के चलो लोगों की जो डिमांड है वही चेंज हो जाए जिस प्रोडक्ट को आप बनाते थे। पहले टाइपराइटर बनाती थी फर्म, फिर पीसी बनाने लगे वो, तो जो टाइपराइटर बनाने वाली जो मशीन थी भाई वो आउटडेटेड होगी, यूजलेस है वो, अब लाओ जिनसे कंप्यूटर बनते हैं। ठीक है, या पहले मान के चलो लेदर शूज बनते थे, उनका कोई जमाना नहीं था, एक एग्जांपल ले लें, अब दूसरे शूज आ जाए, तो जिस टेक्निक से, जिस मशीन से हम उनको बना देते थे लेदर शूज को, अब वो तो बेकार है ना हमारे लिए, क्योंकि उसकी डिमांड है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, यानी जिससे हमें पता है कि भाई ये चीज कम हो ही जाएगी कभी ना कभी। तो इन चीजों की वजह से फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू में कमी आती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक्सक्यूज मी। और वैल्यू क्या कम हो जाए, ऐसा भी होता है कई बार रिप्लेस ही करनी पड़ जाती है, तो जितने से भी रिप्लेस करनी होगी ना वो भी डेप्रिसिएशन ही होता है। बट उसे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 10 लाख रुपए की कोई मशीन है, हो गए 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए की कोई मशीन है आज आपने ली है, और आपको ये पता है कि ये 10 साल में बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश है, 10 साल ही काम कर पाएगी, तो फिर 1 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, उस 10 ईयर से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 1 लाख डेप्रिसिएशन है इसका, क्योंकि 10 साल बाद तो मशीन क्या हो जानी है, बिल्कुल खत्म ही हो जानी है, इससे काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो 1 लाख क्या है, 1 साल का क्या है, डेप्रिसिएशन है। एक और चीज बता दूं साथ ही साथ, अब ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग कैलकुलेट करते हैं, अगर हम ये देखें कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है या फिर स्टॉक, तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता है, तो कैसा हो गया, और एवरी ईयर क्या है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम है, और जो चीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है वो कैसा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन भी कैसा है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनके अलावा जो फिक्स्ड असेट्स है उसकी वैल्यू में और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से चेंज आ जाता है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में, वो क्या हो सकते हैं, वो नेचुरल क्लैमिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज हो सकती है, थेफ्ट्स हो सकता है, फायर हो सकती है, इस तरीके से एटसेट्रा। कुछ ऐसे भी रीजन है, इनसे भी मान के चलो आपकी मशीन, आपकी इंडस्ट्री में चोरी हो जाए, मशीनों को ले जाए, कई बार आपको पता है आग लग जाती है मशीनों में, सॉरी वो इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है, मशीन खराब हो जाती है, ये भी तो लॉस ही है, ये भी तो लॉस है ना, बट बेसिकली ऐसा अगर लॉस होता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। डेप्रिसिएशन केवल वो चीज है जिनकी हमें उम्मीद थी, जो नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, केवल वही डेप्रिसिएशन है। अगर इनकी वजह से, ठीक है, इनको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड है, ये है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस बोलते हैं इसको। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, ठीक है, मतलब जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, अगर हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आ जाए ऐसे रीजन की वजह से, जिनसे मतलब जिनका हमें क्या नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, तो उस लॉस को, वो भी तो लॉस है फिक्स्ड असेट्स का, बिल्कुल लॉस है, मना नहीं कर रहे, बट उस लॉस को क्या बोलते हैं हम, उस लॉस को बोलते हैं कैपिटल लॉस, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो क्या होता है हमारा कैपिटल लॉस, उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और किसका, कैपिटल लॉस का। तो हम डिफरेंस ऐसे बना सकते हैं सिंपल सा कि कैपिटल लॉस टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट्स, फायर एटसेट्रा, डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, दूसरा, इनकी पूर्ति कहां से की जाती है, इसके लिए तो एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड।
फर्म अपने प्रॉफिट में से, जब उनको पता भाई ये काम होगा तो अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ना इसके लिए रख लेती है कि ये मशीन्स वगैरह जो रिप्लेस होंगी, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रखो, इनको रिप्लेस किया जाएगा। उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रिसिएशन की पूर्ति तो की जाती है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से। किसमें से? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से, ठीक है। और कैपिटल लॉस आपको पता है, जब इन रीजंस की वजह से लॉस होता है, इसके लिए फर्म इंश्योरेंस कराई हुई होती है, तो इसकी जो पूर्ति है, रिकवरी, वो की जाती है इंश्योरेंस से। तो ऐसे हम डिफरेंस भी कर सकते हैं कैपिटल लॉस और इसमें। बाकी सिलेबस में इतना ही काफी है, बस ये पूछ लेते हैं कि कैपिटल लॉस है या डेप्रिसिएशन है क्या, इतना ही है बस। ये तो मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है जी। और आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट कीजिए। और आपके लिए मैं यही दुआ करूँगा। गुड डे, ओके। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। हैव अ गुड डे, ओके, बाय।